हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीव विज्ञान, जो कि रेलवे की विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स हो, चाहे एएलपी की हो, टेक्नीशियन की हो, आरपीएफ की हो, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की और जेई की, सभी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगातार। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो फिजिक्स की है वीडियो, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद में केमिस्ट्री की भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर भी वीडियो डाल चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अब बायोलॉजी की है दोस्तों, इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। साथियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स है उसकी बुक्स है, उसका जो साइंस है कंप्लीट पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, उनके कहने पर ये हमें वीडियो ला कर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप की, बिना एंड तक जरूर देखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर बता देना। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है साथियों, तो पहला जो क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं होती हैं, उनमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं रेलवे की विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स हैं, उनमें रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों, उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 की एग्जाम्स है, उसमें शिफ्ट थर्ड है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। अब इसमें क्या फ़ायदा है इस बुक्स में कि आपको क्या है ना, ये सी ऑप्शन दिया गया, तो उसका पैटर्न आप पढ़ सकते हैं कंप्लीट, जो डिटेल वाइज अध्ययन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कि वंशानुगत पैटर्न के आधार पर नियंत्रित है, अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवांशिकी के जनक को ग्रेगर जॉर्ज मेंडल माने जाते हैं। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होती हैं। ठीक है साथियों, जीवों के इस मूल गुणों का संभारण आनुवांशिकता कहलाता है, और इसी के प्रकार के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं रेलवेज के एग्जाम में। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को जो खेती होती है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर। अब डिटेल में इसमें पढ़े दोस्तों, तो ये आपको बता दें, आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 की शिफ्ट सेकेंड है, स्टेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका डिटेल में पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भागों, खाद्य फल सब्जी अनाज और अखाद्य फूल और पौधे के रूप में जाना जाता है। साथियों, दो जो यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पर कितने जो क्षेत्र हैं, दो क्षेत्र हैं, उनसे जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद में कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिका का अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। डिटेल में पढ़ते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना का अध्ययन को ईटियोलॉजी कहते हैं। और कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्मा कहते हैं। यह एक रवेदार जलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। दोस्तों, विटिकल्चर किसे कहते हैं? तो इसके बारे में दोस्तों अगर बात करें डीपली, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अंगूर की जो खेती होती है उसे विटिकल्चर कहते हैं। अगर डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। और इसकी पीडीएफ है दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इससे पीडीएफ को आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विटिकल्चर, जो कि अंगूर की खेती से संबंधित है। सब्जियों की जो खेती होगी उसे ओलेरिकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती होगी फ्लोरिकल्चर। साथियों, यहाँ पर बायोलॉजी का काफ़ी अधिक पार्ट पूछा जाता है रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स में। अकेले टेक्नीशियन की दोस्तों बात की जाती है तो 40 नंबर का यहाँ पर सिलेबस रहने वाला साइंस का अकेले, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों, फिजिक्स की प्लेलिस्ट अलग डली हुई है यहाँ पर चैनल पर। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी दोस्तों। और ये वीडियो है, इसकी प्लेलिस्ट है बायोलॉजी की, वहाँ पर मिल जाएगी। एपिग्राफी का अभिप्राय है दोस्तों किससे? शिलालेखों का जो अध्ययन है उससे। ऑस्ट्रेलॉजी है। अब दोस्तों डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें क्या है ना, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिटेल में भी पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन है दूसरे से रिलेटेड होता है। रिलेटेड होने के कारण यहाँ पर एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। एनटीपीसी में ये पूछा गया था। ऑस्ट्रेलॉजी है, उसको कंकालों का अध्ययन है। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन है। और न्यूमिस्मेटिक है, सिक्कों का अध्ययन है। फ्रेंड्स, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बता दें, पक्षियों का जो अध्ययन है उसको डी कहते हैं, यानी कि ऑर्निथोलॉजी, ओर्निथोलॉजी। पक्षी क्या होते हैं? उड़ते हैं, तो इस पर आपको ध्यान रख लेना है। पक्षियों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी हो जाएगा, उभयचर और सरीसृप का अध्ययन। ऑप्थेमोलॉजी हो जाएगा, आंखों का चिकित्सीय अध्ययन। एंथ्रोपोमोलॉजी होता है,
मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पक्षी हैं उन्हें के जो अध्ययन है उनको क्या कहते हैं। साथियों बात करते हैं तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सेरिकल्चर से संबंधित है, कौन सी कहलाती है, रेशम की खेती होती है उसे सेरिकल्चर कहा जाता है। अब दोस्तों इसके संबंधित जो कई शाखाएं हैं वो रेशम कीट का पालन हो जाएगा सेरिकल्चर, पीसी कल्चर मत्स्य पालन हो जाएगा, एपी कल्चर है वो मधुमक्खियों का पालन हो जाएगा, एवी कल्चर हो जाएगा पक्षी पालन। ठीक है साथियों, अगला और क्वेश्चन है नवा, सेरिकल्चर किससे संबंधित है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। रेशम के जो कीड़े का पालन करते हैं वो सेरिकल्चर से संबंधित है। साथियों अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा 10वां, उसकी बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इथोलॉजी है ये सबसे अच्छा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इटियोलॉजी है रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, एंटोमोलॉजी है कीटों का अध्ययन है, इथोलॉजी है पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन, और इथेनोलॉजी होता है मानव जाति का विज्ञान। ठीक है साथियों, हीमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, किससे संबंधित है, तो हीमेटोलॉजी हो जाएगा दोस्तों रक्त है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन है रक्त से संबंधित है, और डेंड्रोलॉजी है वृक्ष और झाड़ियों से संबंधित है, टिश्यू कल्चर है कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन है, वायरोलॉजी है विषाणु का अध्ययन। साथियों मार्फोलॉजी क्या है, अब मार्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का जो अध्ययन है उसे ही कहते हैं मार्फोलॉजी। अब दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पर दिया गया आकारिकी जो कि मार्फोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके मनुष्य का अध्ययन होता है, तो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों डिटेल में पढ़ते हैं इसको, तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास रीति रिवाज इतिहास परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी है पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थोलॉजी है उसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी है दोस्तों पुरुष स्वास्थ्य संबंधित मुख्यतः प्रजनन स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी है, चिकित्सा विज्ञान की है शाखा है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपको बता दें कि 14वां जो क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की शाखा किस शाखा से मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन का गहरा संबंध है, तो एंथ्रोपोलॉजी है यानी कि मानव का अध्ययन। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसके बात करें तो इसका हो जाएगा भ्रूण विज्ञान। तो ये आंसर हो जाएगा निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी है जो कि शरीर के क्रिया विज्ञान में कार्यरेखा का अध्ययन है। आनुवांशिकी हमारे आनुवांशिकता तथा जीवों का विभिन्नताओं का अध्ययन है। क्रमागत उन्नति क्रम विकास आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाती है फाइटोपैथोलॉजी कहलाती है। अब दोस्तों पौधे के रोग और उससे बचाव या सुरक्षा संक्रमण के लिए अध्ययन को फाइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जीवित चीज़ों का या मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडाफोलॉजी, एडाफोलॉजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब दोस्तों इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं तो जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी कहलाता है। एंड्रोलॉजी पुरुषों से वांछपन या उन रोगों का संबंध होता है वो कहलाता है। एग्रोबायोलॉजी है कृषि में पौधे का रोपण पोषण और जीवन का अध्ययन कहलाता है। डेस्मोलॉजी है एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन। ठीक है साथियों, अगला 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों और स्थितियों से संबंधित है, ये हो जाएगा एंड्रोलॉजी। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर डिटेल में पढ़ने की बात करें तो एंड्रोलॉजी पुरुषों के बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन है। बायो इकोलॉजी है प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच आते शब्दों का अध्ययन। एस्टाकोलॉजी है क्रेफिक्स का अध्ययन। डेस्मोलॉजी है शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन। साथियों अगला क्वेश्चन है 19वां, प्रकृति में चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार को अध्ययन से संबंधित है, तो हेप्टोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत लीवर पित्ताशय की थैली गल ब्लैडर और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है साथियों, हेल्कोलॉजी में दोस्तों क्या हो जाएगा, अल्सर का अध्ययन हो जाता है। जीरोएट्रिक्स है बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 20वां, उसमें दोस्तों बात करते हैं जीवों के वर्गीकरण के संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। दोस्तों अगर बात करें वर्गीकरण के बारे में तो दोस्तों वर्गीकरण को डीपली यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधे का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था, जो कि नोथोलॉजी है धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन। शरीर रचना विज्ञान हो जाएगा फ्रेंड्स, शरीर रचना शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन। और
सौर विज्ञान हो जाएगा नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, आर्द्र भूमि और समुद्र से अलग है उनका अध्ययन। साथियों जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवरों का। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है विज्ञान की एक शाखा जो कि जीव या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उनको क्या कहा जाता है, तो इनको एक्सोबायोलॉजी किया जाता है। दोस्तों एक्सोबायोलॉजी के बारे में जानते हैं। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित होती है। एंटोमोलॉजी की शाखा से अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों और जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। साथियों 23वां क्वेश्चन है डॉट डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर और वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। तो उसके बाद में अगर बात करें प्राइमेटोलॉजी है, इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों में लोकों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी है विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, तो मकड़ियों का अध्ययन है दोस्तों आपको पता होगा कौन सा है, आर्कनोलॉजी हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। ठीक है साथियों, उसके बाद में यहाँ पर अगले इसका डीपली जो अध्ययन है उसको कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं आर्कनोलॉजी है उसमें मकड़ियों का अध्ययन हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी है मानव संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी है कुत्तों का अध्ययन। साथियों सौरोलॉजी है वो किसका अध्ययन से संबंधित है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर जिन साथियों की एग्जाम्स है उनके लिए एएलपी और टेक्नीशियन का यहाँ पर फोरम चल रहा है, मतलब एएलपी की एग्जाम्स हो चुकी है और टेक्नीशियन का एग्जाम शुरू है 17 से। तो दोस्तों एएलपी के लिए 40 नंबर की साइंस रहने वाली है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वो भी डल चुकी है। तो साथियों वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सोरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। साथियों सभी को पता होगा ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है रेलवे में लगातार पूछे जाते हैं। लिखित दस्तावेज है जो कि एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते इस अनुसंधान से तैयार करता है जो कि है एथनोग्राफी है। ठीक है, अब यहाँ पर एथनोग्राफी को यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। लोगों और संस्कृतियों से व्यवस्थित अध्ययन है जो सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। जहाँ पर शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्तियों की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी तो उसका लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 27वां क्वेश्चन है प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान जो कि पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है नर विज्ञान किसे कहते हैं, दोस्तों नर विज्ञान है मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। पुरातत्व विज्ञान है मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने, उनकी व्याख्या करने का। औषधि विज्ञान में दोस्तों जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 28वां जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। साथियों उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 29वां पैलियोंटोलॉजी है वो किससे संबंधित है, तो पैलियोंटोलॉजी है दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म है उससे संबंधित है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों, तो पादप विज्ञान में अगर दोस्तों बात की जाती है तो पौधों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ऑन्कोलॉजी है किस बीमारी के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, तो ऑन्कोलॉजी है कैंसर से। ठीक है, कैंसर से संबंधित है ऑन्कोलॉजी। साथियों उसके बाद में बात करें सुशर्मा अस्थि सुषुप्तमा, यह उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थि के पादपों की कमी के अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसके सामान्य कारण होती है। मधुमेह एक लंबी अवधि से उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय के वीटा कोशिका से व्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है, पेनक्रियाज। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों वृक्क संबंधी विफलता, वृक्कों की खराबी के कारण एक रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक और वृक्क की विफलता का मुख्य कारण होता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों कवक विज्ञान क्या कहलाता है, तो कवक विज्ञान है दोस्तों क्या कहलाता है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवर जो कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। छिपकलियों का अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मछलियों का अध्ययन को इक्तियोलॉजी कहा जाता है और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन सर रेलवेज की एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना है। माइकोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, कवकों का अध्ययन किया जाता है। और ओनेरियोलॉजी है, ओनेरियोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर
सपनों का अध्ययन, ठीक है, ओनेरोलॉजी। अब इसमें दोस्तों डीपली में अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो ओने जो है इसमें सपनों का अध्ययन किया जाता है, सभी को पता होगा, ठीक है। सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा जहर। टॉक्सिकोलॉजी है, उसमें जहर का अध्ययन किया जाता है। जीव के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विश्व विज्ञान कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण प्रतिक्रिया मैकेनिज्म जांच के अध्ययन का किया जाता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, पहले ही पढ़ लिया होगा। बायो सिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर, उनका विकासवादी इतिहास और उनकी फाइकोलॉजी के स्थान पर जीवों का वर्गीकरण है दोस्तों। तो इसे कहते हैं, यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। 38वां क्वेश्चन है जीवों विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान, ठीक है साथियों, ऊतक विज्ञान कहते हैं। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 39वां, तो इसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डी हो जाएगा इकोलॉजी, इसका राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद में सेकंड पॉइंट पर की बात करते हैं। सेकेंड अगर पॉइंट की बात करें तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत संरचनात्मक कार्यता है, सेल थ्योरी है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले पॉइंट की बात करते हैं जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। तो दोस्तों उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि रेलवे के एग्जाम में विभिन्न प्रकार के एग्जाम होती है उनमें रिपीटेड होते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी है 2/9/2022 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राय केंद्रिके में मौजूद नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रक झिल्ली है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, टेक्नीशियन के एग्जाम में अकेले 40 नंबर की साइंस है। बी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट है अलग से डल चुकी है चैनल पर, वहाँ से देख सकते हैं। बायोलॉजी की प्ले लिस्ट अलग से डल जाएगी, तो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्राक केंद्रिया मौजूद नहीं होती है उन्हें केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जो केंद्रक की चारों ओर से घेरी हुई होती है, ठीक है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंत प्रद्रव्यति जालिका से जुड़ी हुई होती है जिस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी, ठीक है। जो कोशिका का नियंत्रण केंद्रक होता है ना साथियों, उसमें 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दोस्तों। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है साथियों। अगला क्वेश्चन है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो इसमें हो जाएगा एटीपी, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी ऊर्जा मुद्रा होती है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है। यह एक जीवित कोशिकाओं आदियों में पाया जाता है। जो यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग प्रकार मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण, ठीक है साथियों। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसकी बात करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाइसोसोम है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है साथियों। उसके बाद में अगर अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और लाइसोसोम का पीएच मान है दोस्तों 4.5 से 5 यानी कि अम्लीय होता है, ठीक है साथियों। उसके बाद में कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु, पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो कोशिका द्रव्य है उसमें होती है, ठीक है। अब कोशिका द्रव्य में डिटेल से इसमें पढ़ लेते हैं साथियों। कोशिका में 6 कार्बन अणु, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु, पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी गाय और राइबोसोम आदि। दोस्तों प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 50S और 30S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की द्विद्रव्य झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं और 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और ये दो उप इकाइयों में 50S और 30S की बनी हुई होती हैं जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। उसके बाद में 46वां क्वेश्चन है प्राकेंद्रिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है दोस्तों, उसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे
किया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अत्यंतिक छोटा आकार हो जाएगा सही। एकल गुणसूत्र, इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्र काब कहलाता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है। जब एटीपी के टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग के द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30.5 किलो मोल। ठीक है दोस्तों, जब संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है तो इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है, जो कोशिकाओं में होने वाली ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 किलो मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। साथियों, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रेलवे की विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी छात्र हैं वो आपको बता दें टेक्नीशियन की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो टेक्नीशियन में अकेले दोस्तों अगर बात की जाए साइंस की तो 40 नंबर की यहाँ पर अकेले साइंस रहने वाली है। अब दोस्तों साइंस की तैयारी आपको कहाँ से करनी है दोस्तों हम बता रहे हैं, इस वीडियो को बिना स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना रेलवे से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका सुकेंद्रक कोशिकाओं में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इनका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतःद्रवी जालिकाओं की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। साथियों अगला जो क्वेश्चन है 49 है, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? तो सल की उपकला होती है तो उसमें होती है। ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। वीडियो का जो वीडियो में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो गलत है? तो डी कथन है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता में एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत है। यानी किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ये सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन है बिल्कुल A to Z आपको देख लेने हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारी जो वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन है कशेरुकी की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो औषधियों और विषों का निराविषीकरण किया जा सकता है। तो कशेरुकी प्राणी जीवों की यकृत कोशिकाओं में SER है नामक पदार्थ स्रावित होता है। एक चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषों का निर्वाकीकरण किया जाता है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो नीचे दिए गए चित्र ए और बी में दो प्रकार के कोशिकाओं विभाजन को दर्शाया गया है, इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? दोस्तों पहला आंसर है, प्रश्न है कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं? कोशिका बी कब और कहाँ होता है? तो यहाँ पर चित्र आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं साथियों, नीचे आपको चित्र दिए गए हैं। तो इसमें दोस्तों आप यहाँ पर चित्र के हिसाब से यहाँ पर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और देख भी सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पहला हो जाएगा ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन है, ये हो जाएगा समसूत्री विभाजन, बी हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें 53वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? राइबोसोम है, राइबोसोम को कोशिका में प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम RNA और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतरकोशिकीय संरचना होती है और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान रखती है। ठीक है, निम्न में किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस यानी कि बिजली घर, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर पावर हाउस भी कहते हैं और इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के लिए निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम है, उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह एक झिल्ली आबंध कोशिकांग है जिसकी प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलाइसिस एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अन्य प्रकार सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करना होता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और परिपक्व RBC को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम है, उसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले पढ़ दिया है। ठीक है, उसके बाद में स्लाइडेन और श्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किन जीवों पर लागू होता है? विषाणुओं पर लागू होता है दोस्तों। स्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत
कवकों, जंतु और शैवालों पर लागू होता है, परंतु विषाणुओं पर यह लागू नहीं होता है। यानी कि विषाणुओं पर लागू नहीं होता है, कवकों, जंतु और शैवालों पर लागू होता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार से की गई थी? तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए यहाँ पर कोशिका की खोज की गई थी। साथियों अब कॉर्क का कैसे निरीक्षण किया था तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डीपली। तो डीपली में कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया है उसमें क्या है कि कोशिका की जो खोज है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया था। कॉर्क यानी कि पेड़ की छाल का एक भाग होता है, उन्हें कॉर्क की एक पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। ठीक है साथियों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली किस पदार्थ को कहा जाता है? कोशिका द्रव इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर बात करें कोशिका द्रव के बारे में तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो साइटोप्लाज्मा कहते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब साइटोप्लाज्मा है एक जेली जैसा द्रव होता है जो कि मौजूद होता है, किसमें होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। ठीक है, कोशिका द्रव जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मा इंग्लिश में। पानी की कमी के कारण कोशिका में संकुचित होकर कोशिका भित्ति के अलग होने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका में संकुचित होकर कोशिका भित्ति के अलग होने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्लाज्मोलिसिस जीव द्रव्य संकुंचन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी कि एटीपी के रूप में इसमें ऊर्जा होती है। इसको पहले भी हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसमें अगला क्वेश्चन है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कि कोशिका के अवयवों को उनके बाह्य वातावरण से अलग करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर 65वें का हो जाएगा ए। 65वें का ए हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है साथियों, 65वें का ए हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका डीपली आप पढ़ भी सकते हैं। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका के अवयवों को उनके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। साथियों अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर बात करें तो इक्वेटोरियम प्लेट व कोशिका के अंदर में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो सी आई जाएगा मेटाफेज। ठीक है, अब मेटाफेज के दौरान है गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरक्षित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमेर से जुड़े होते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोशिका के बारे में सभी को पता भी होगा कोशिका क्या होती है। जीवन की मूलभूत इकाई होती है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड में परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो गोल्जी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैलीपाचक एंजाइमों से भरी हुई होती है? तो थैलीपाचक होती है, इसमें कौन से एंजाइम से भरी हुई होती है? लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उसके बाद में अगर अगला क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को, आपने पढ़ भी रखा होगा तो उसको और पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसी कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं, और लाइसोसोम को कहते हैं तो इसको आप डीपली पढ़ भी सकते हैं। राइबोसोम बनाते हैं, तो दोस्तों राइबोसोम क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं प्रोटीन। राइबोसोम एक जटिल संरचना होती है जो कि सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंत पर्दवती जालिका से जुड़े हुए होते हैं। ये हरित लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड भी प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द हैं वो जोहान इवानजिस्ट पुरकिंजी ने गढ़ा था। यानी कि जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजी ने 1839 ईस्वी में किया था। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं और इसीलिए जीव द्रव्य का जैविक जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वैसे भी किसी बाह्य सामग्री में साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आपने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 75वां, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिकाओं को साफ रखने में सहायक होती है, जो कि कोशिकाओं के क्लांत को भी करता है? लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है? तो दोस्तों उसमें है पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तियां पाई जाती है। ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों। आपको बता दें, जो कि पादप कोशिकाएं होती है उनमें जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तियां नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये असत्य है। पादप कोशिकाएं सामान्य जंतु कोशिका से बड़ी होती है, ये बिल्कुल सत्य है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्तियां नहीं पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस कर सकते हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में 2021 की एग्जाम सही थी, उसमें ये क्वेश्चन सेकंड स्टेज की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में आकार पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेद करना है, तो आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, ठीक है। मतलब आकार की बात की जाती है तो पादप कोशिका है ये जंतु कोशिका से बड़ी होती है, यानी कि बड़ी हो जाएगा, ये छोटी हो जाएगा, ये प्राय छोटी होती है। सेलुलोज जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप में रसदानी रिक्तिका बड़ी होती है, और जंतु कोशिका में रसदानी रिक्तिका छोटी और अस्थायी होती है। या इसमें पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों 77वां, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? डी हो जाएगा लसिका। लसिका एक रंगहीन द्रव्य होता है, जो कि कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिपोसाइट होते हैं, जो कि शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत से उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। साथियों अगला क्वेश्चन हो जाएगा 78वां, निम्नलिखित में से अधिसूत्रण अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो डी हो जाएगा नाभिक है। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, क्योंकि नाभिक कोशिका में डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में ही समावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो ये बी आंसर हो जाएगा, नाभिक है। सबसे जो बड़ा है कोशिकांग नाभिक होता है, जो कि सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 81वां, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो डी हो जाएगा राइबोसोम है। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, जिसे प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82वां, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम है, ये पशु कोशिका में ही पाया जाता है। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है। और इसकी खोज 1955 ईस्वी में डुबे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशा और एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन और अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म और स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है 83वां, तो इसमें दोस्तों शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। शरीर में लगी जो चोट होती है उसकी मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है, और इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। दोस्तों बात करें एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो न्यूरॉन हो जाएगी। जानवरों के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका होती है, और इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना होता है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे स्टेम कोशिका के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका से अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो है जल। जल हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर।
दोस्तों डिटेल में पढ़ते हैं। तो कोशिका शैल सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कुछ सजीव जैसे कि जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने हुए होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती हैं: केंद्रक और केंद्रिका, जीव द्रव्य, तीसरा है गाल्जिकाई, चौथा है कणाव का सूत्र, पांचवा अंतर परद्रव्य की जालिका, छठा है गुणसूत्र, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, लवक। जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15%, वसाएं 3% और कार्बोहाइड्रेट 1% और कार्बनिक लवण है वो 1% माने जाते हैं। साथियों, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो विषाणु है, वायरस जिसे बोलते हैं, उस पर लागू नहीं होता है। डीपली अगर पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रूडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट कर दिया था कि कोशिका विभाजित नहीं होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन ओमनिस सेलुला ई सेलुला से होता है। इन्होंने स्लाइडेन और स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने हुए होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड और प्रोसंग अप्रेयन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। साथियों, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें तो दोस्तों इसको सुमेलित करना है। लाइसोसोम है, उसमें क्या कहते हैं? तो दोस्तों लाइसोसोम को आत्म हत्या की थैली कहते हैं। तो पहले में आ जाएगा सी, तो इसमें दो ऑप्शन में पहले में सी दिख रहा है। तो दूसरे में डीएनए है, डीएनए दोस्तों गुणसूत्र हो जाएगा। तो दूसरे में आ जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो तीसरे में हो जाएगा ए, तो इसका बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको पहले ही हमने बता दिया था वहाँ पर भी, और इसके बारे में बात करते हैं। तो लाइसोसोम आत्म हत्या की थैली है, डीएनए गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं। उसके बाद में 88 क्वेश्चन है। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है कौन? केंद्रक करता है। दोस्तों केंद्रक के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। साथियों, इसमें अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज। इसको भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल है, उसके बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं डिटेल में। जो छात्र एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीबीटी 2 में साइंस काम आएगी, ठीक है। टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले छात्रों की एग्जाम अब शुरू होने वाली है, ठीक है। और उनके लिए दोस्तों 40 नंबर की अकेले साइंस रहने वाली है। तो 40 नंबर में से दोस्तों फिजिक्स की प्लेलिस्ट अलग से डाली हुई है, हमारे चैनल पर देख लेना। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग से डाली हुई है। यूथ पब्लिकेशन टाइम, जो कि मैं आपको बता दें प्रीवियस ईयर रेलवे की एग्जाम्स हैं उसमें लगातार पूछे जाते हैं, चाहे कोई सी भी एग्जाम्स हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, जेई हो और ग्रुप डी हो, उन सभी की जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस है लगातार पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस है वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वही बुक्स है जिसमें प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, उनके डीपली अध्ययन भी दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पादप कोशिका से क्वेश्चन बनता है। तो निम्नलिखित चित्र में दी गई कोशिका पादप में कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ये दी गई कोशिका है तो पादप में कहाँ पर पाई जाती है? तो इसको आपको क्या है ना, इसका आंसर आपको देना है। तो इसको आपको बता दें पादप कोशिका में पर दोस्तों जड़ है, जड़ में पाई जाती है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डीपली। चित्र में दिखाई जो कोशिका है पादप जड़ों में पाई जाती है। कोशिका सभी जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक पादप कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ठीक है। पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना को प्रभावित कर देती है। इसमें हो जाएगा दोस्तों जल, ठीक है। पौधे को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो पौधे को ऊर्जा की आवश्यकता कम इसलिए होती है, क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। साथियों मृत कोशिकाएं पाई जाती है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता उनको कम होती है। और अगला क्वेश्चन है, पौधे को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? क्योंकि पौधे के शरीर में जैसे ही कई मृत कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, साथ ही पौधे को जानवरों की तरह भोजन व आश्रय की तलाश में जाना नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाई जाती, क्यों पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, ठीक है। इसलिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है और पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादप कोशिका भित्ति है वो किससे बनी हुई होती है? तो पादप कोशिका भित्ति है सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है।
कोशिका भित्ति दो परतें होती हैं जिनमें मध्य लेलेमा नामक दीपाल होती है और कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है कोशिका को आकृति प्रदान करना और प्रोटोप्लाज्मा की रक्षा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 94 है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों में अपने डीएनए को और राइबोसोम होते हैं? दोस्तों किसमें होते हैं? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना होती है जिसमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। जीवाणु और एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकाओं को सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। साथियों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन की, जिनके एग्जाम्स हाल ही में हैं, और उनके कहने पर दोस्तों हमने ये प्ले लिस्ट शुरू की है। तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ पर होती है? डी हो जाएगा आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपशिष्ट उत्पादों और पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो रसदानियों में किया जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसदानी में संचित किया जाता है। रसदानी जंतु और पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचना होती है। पादप कोशिकाओं में रसदानी जल संतुलन बनाए रखने की मदद करती है। कभी कभी एक ऋषिकता पादप कोशिका में अधिकांश आंतरिक स्थान को घेर सकती है। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका में इनके किस घटक में मौजूद होता है? तो हरित लवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित लवक के बारे में दोस्तों बात करते हैं। हरित लवक पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना होती है। इनमें मौजूद पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जैंथोफिल और कैरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 98वां, उसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो लवक है वो पादपों में पाए जाते हैं। लवक के केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल और अंडाकार रचना है जिन्हें 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, आवरणीय लवक और वर्णीय लवक। माइटोकॉन्ड्रिया पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। इसे कोशिका का ऊर्जा या पावर हाउस भी कैसे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तंतु, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिकाओं को एक अत्यधिक तनु वाह्य माध्यम में रखते हैं और पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करती है या करेगी किंतु फटेगी नहीं। जब जंतु कोशिका फट जाएगी, पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल से दाब का सहन करने में सहायता करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति आने वाले जल के दाब को सहन करने में कोशिका की सहायता करती है और यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। अब दोस्तों 100वां क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर। ठीक है साथियों, ये जो क्वेश्चन है रेलवे की विभिन्न प्रकार की एग्जाम्स होती है उनमें रिपीटेड पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 17/9/22 की शिफ्ट सेकंड फर्स्ट में, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में यही शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। लगातार ये पूछे गए थे। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो इसका हो जाएगा अवर्णीय लवक। दोस्तों पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है अवर्णीय लवक। अब दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो डिटेल में दोस्तों पढ़ते हैं तो क्या है कि जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांग लवक प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं, जिसे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कहता है। इनमें से ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्णीय लवक 3 प्रकार के खाद्य सामग्री, स्टार्च, प्रोटीन और शेल वसा कणिकाओं का संग्रहण करता है। अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक होता है जो कि सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्से यानी कि पार्क साइड में पाए जाते हैं। अब अवर्णीय लवक कहाँ पाए जाते हैं? जो पौधे के अंधेरे हिस्से में पाए जाते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चंस में बार बार पूछा गया है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाना। एग्जाम्स देते समय दोस्तों आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वही आएंगे वहाँ पर। ठीक है,
निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा पत्तियों और परहों में। ठीक है, ये प्रकार की जो कोशिका पाई जाती है बिस्किट के आकार की, पत्तियों और परहों में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुतक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। तो वायु का जो कोशिकाएं हैं वो किस में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जलकुंभी में पाई जाती हैं। वायुतक कोशिकाएं जलीय पौधे जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में पाई जाती है। ऐसे पौधे जिनमें बड़े आकार के अंतर कोशिका अवकाश यानी कि गैप होते हैं, जहां उनमें वायु भरी हुई होती है, जिसके कारण पादप हल्का बना रहता है और पानी की सतह पर आसानी से तैरता रहता है, उन्हें वायुतक कहते हैं। और इन वायुतक को वायुकोष्ठ भी कहा जाता है। जैसे सिंघाड़ा हो जाएगा दोस्तों, वायु पानी में तैरता रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? दोस्तों रंगहीन लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्टिड। रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। एपिकोप्लास्ट आवश्यक चयापचय कार्यों वाला एक प्लास्टिड है जो द्वितीयक एंडोसिम्बासिन के माध्यम से विकसित हुआ है। क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों, कुछ पत्तियों और जड़ों के कैरोटीनाइड वर्णक के संश्लेषण के भंडारण में कार्य करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट पौधे का एक कोशिकांग होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को अपेक्षाकृत स्थिर रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित करते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, कुछ जीवाणु प्रकार संश्लेषी होते हैं और इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ पर स्थित होते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। ठीक है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी हुई होती हैं, तो सेलुलोज से बनी होती है पादप कोशिकाओं की भित्तियां। ठीक है साथियों, अगला जो क्वेश्चन है 107वां, मतलब इसको पढ़ लेते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचनात्मक अलग अलग होती हैं जो पादप को जंतुओं से भिन्न करती हैं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी हुई होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उनमें निश्चित आकार और आकृति को बनाए रखने में भी सहायक होती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे की कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेलुलोज इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 108वां है, कोशिका का कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। हो जाएगा हरित लवक। तो हरित लवक के बारे में पहले से पढ़ लिया है। उसके बाद में क्लोरोफिल, निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो सी हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व है वो उपस्थित होता है साथियों। उसके बाद में क्लोरोफिल के बारे में, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। ठीक है, उसके बाद में 110वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो लवक है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पहले भी आपको पढ़ के बता दिया होगा। ठीक है, उसके बारे में दोस्तों अगला क्वेश्चन है 111वां, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा एंथोसाइनिन्स। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है, जो कि एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। जबकि हीमोसाइनिन रक्त को नीला बनाता है, जिससे में लोहे के बजाय तांबा मौजूद है। ऑक्टोपस, मकड़ियों, केकड़ों और बिच्छू में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यह रक्त का लाल बनता है तथा सभी कशेरुकी तथा कुछ अकशेरुकी में पाया जाता है। और हीमोइरेथ्रिन यह रक्त को गुलाबी बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला जो क्वेश्चन है वो 112वां क्वेश्चन है। उसमें दोस्तों अगर बात करते हैं तो पौधे का पाए जाने वाला भाग नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति में कारण होता है? तो इसका हो जाएगा एंथोसाइनिन। पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्न विकल्प में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं, यानी कि ये तो पशु कोशिका में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट का है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें 114वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो हरा रंग हो जाएगा क्लोरोफिल। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग होता है हरा। तो इसमें हो जाएगा बी, क्लोरोफिल। ठीक है साथियों, उसके बाद में अगला जो पॉइंट है तीसरा है, उसको दोस्तों हम कल पढ़ेंगे।
टिश्यू जो कि ऊतक है, जंतु ऊतक के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, एनिमल टिश्यूज। तो उसमें जो दोस्तों एक क्वेश्चन है रिपीटेड पूछे जाते हैं रेलवे की कोई सी भी एग्जाम्स हो, विभिन्न प्रकार की एग्जाम, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है, आरपीएफ की एग्जाम्स को भी इनमें इंक्लूड किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन है लगातार रिपीटेड पूछे जाते हैं और ये दोस्तों सारे क्वेश्चन से पिछले रेलवे के साइंस के पूरे क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, वो एक ही बुक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप जो हम आपको हम अध्ययन करवा रहे हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए ना एंड तक जरूर देखना है। जिन छात्रों की एग्जाम है टेक्नीशियन की, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।